चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, अल्टरनेटिंग करंट, एक नया चैप्टर, लेक्चर नंबर 1। लास्ट क्लास में ईएमआई पढ़ा था, ट्रांसफार्मर पे एक चीज बची हुई है, क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो वो हम लोग करेंगे, बीच में क्यों छोटा सा कर लेंगे। तो पहले अभी स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेलिंग सही है क्या? हाँ सही लग रही है आज, ठीक है। चलो कुछ काम आया, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, आगे चल के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो ये इंग्लिश का वर्ड है ना, कि दो अपोजिट चीजों को कह सकते हैं एक दूसरे का अल्टरनेट, लेकिन आइडेंटिकल नेचर होना चाहिए, राइट। अब लेकिन हम अगर फिजिक्स पढ़ते हैं और करंट की बात हो रही है, तो करंट में तो पोलैरिटी ही से अल्टरनेटिंग हो सकती है और उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। 2 एम्पीयर करंट है तो भाई अब उसमें क्या कर सकते, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करना है तो बैटरी की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। अभी डीसी के टर्म में बोला मैंने। अगर हम एसी की बात कर रहे हैं तो अब क्योंकि डीसी में क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शन में करंट होता है, प्लस से निकलेगा माइनस पे जाएगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अब यहाँ अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आप क्या पाओगे कि एक फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल के अंदर हमेशा पोलैरिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, स्विच होती रहेगी, जिसकी वजह से हमें कभी भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर पोलैरिटी चेंज होती है, प्लस माइनस, यही नेचर होता है अल्टरनेटिंग, जो पोलैरिटी और चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो लिखिए इसके अंदर वोल्टेज और करंट, क्योंकि हमने अभी तक डीसी पढ़ा है इसलिए हमें लगता है कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। वोल्टेज और करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग, ठीक है, if it changes continuously, ठीक है, in magnitude and आगे जो बोलने वाला हूँ वर्ड वो इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिकली इन टाइम। अबे पीरियोडिक का मतलब क्या होगा यार, कि एक टाइम इंटरवल फिक्स है कि इसके बाद ही आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा, उसके पहले आपको नहीं मिलेगा। अगर ये पीरियोडिक नहीं होगा तो इस तरह की ग्राफ कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम इसका ग्राफिकल डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक साइन वेव मिलता है, और साइन वेव में क्या होता है, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हमें वापस से सेम ग्राफ रिपीट होता है। तो एक पीरियड क्या होगा, वो पॉइंट जहां पर आपका आइडेंटिकल ग्राफ बनना स्टार्ट होता है। जैसे यहां से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लें और इसके बाद आइडेंटिकल ग्राफ कहां से मिल रहा है, ये वो पॉइंट। तो इतना जो आपका टाइम इंटरवल है इसे कहेंगे पीरियड। क्या कहेंगे? पीरियड। इस पीरियड के बाद ही आपको ऐसा क्या पोलैरिटी चेंज होती हुई दिखेगी। जैसे देखो ध्यान से, अपर हाफ में अगर ये पॉजिटिव है तो लोअर हाफ में ये नेगेटिव होगा। फिर से पॉजिटिव होना है तो उसको टी तक पहुंचना पड़ेगा, टी के पहले वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसे कहते हैं पीरियड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक कंप्लीट पीरियड के बाद आपकी पूरी साइकिल रिपीट होती है, यानी कि पूरा नेचर वोल्टेज और करंट का रिपीट होने वाला है। सिंपल है, समझ गए। चलिए आगे इसमें लिखिए, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड by साइन और कोसाइन कर्व। हम साइन या कोसाइन कर्व दोनों का इस्तेमाल करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, I will be equal to I नॉट साइन ओमेगा t, और वोल्टेज का क्या जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। अच्छा अभी अपन अगर करंट की बात करें तो यहाँ पर इसका ऑप्शनल, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहता है साइन या फिर कोसाइन, तो वी कैन इजीली राइट इट एज I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा t, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो नीचे दो ग्राफ करंट के बने हुए हैं। जो पहला ग्राफ है वो साइन कर्व है और दूसरा वाला कोसाइन कर्व है। ध्यान से देखो,
दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक मैथ में पढ़ाया था, साइन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, वो अपनी वैल्यूज को फॉलो करेगा, है ना, और 90 पर मैक्सिमम फिर से वो डिक्रीज करते करते मिनिमम कहाँ आएगा आपका 3π/4 यानी कि 270 पर -1, और इस तरीके से वापस से 2π पर वो 0 हो जाएगा एक पीरियड। अब cos का उल्टा होता है, वो 0 पे मैक्सिमम होता है और फिर 180 पर मिनिमम होता है, तो 180 पाई पे पहुंचेगा तो कहां से जाएगा -1, फिर से वापस से ये 1 की तरफ जाएगा, जब ये 2 पाई पहुंचेगा वापस से मैक्सिमा दैट इज 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ अगर सिर्फ देखें ग्राफ देखेंगे, ये मिनिमा हो गया और ये दोनों मैक्सिमा, इसके बाद से वापस से ग्राफ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब यहाँ पर हम किसकी बात करें, तो इसका मतलब है जो कोसाइन का नेचर उससे कंपेयर करें तो आई नॉट इज योर मैक्सिमम करंट, है ना, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम है, माइनस आई नॉट क्या है ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात तो वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी जो दिखता है उतना तो अपन समझ ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आगे लिखिए आई क्या है, व्हाट इज आई, लिखिए सबको डिफाइन करिए। आई इज योर इंस्टेंटेनियस करंट, यहीं पर कहीं लिख लेते हैं, यहां पर इतने में हो जाएगा, वेयर आई क्या है आपका इंस्टेंटेनियस ठीक है, ठीक। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, और टी क्या है, टाइम पीरियड। क्या है इसके बाद आपका आई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड या फिर बेटा पीक वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होता है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf के बराबर होती है कि नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज बताइए ओमेगा अपॉन 2π। टाइम पीरियड क्या होता है, टी क्या है आपका, टाइम पीरियड, ठीक है, ये क्या है टाइम, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ जाए। यस। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन ईदर डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने कहा ये मिनिमा इसको नहीं कहेंगे, बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ उसको अपोजिट पोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन वो ग्राफ समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, बिकॉज ऑफ कॉस और साइन का ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आप ऐसे ही कहते हैं कि भाई एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा, सिर्फ पोलैरिटी दिखाने का एक तरीका था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पढ़ो इसको, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन जाओगे, ठीक है, is called peak value or the amplitude of current, it is represented by I naught, ठीक है। और अगर हमें पीक वैल्यू निकालनी है, पीक टू पीक, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, पीक टू पीक कितना हो जाएगा 2I naught, ठीक है, कितना हो जाएगा 2I naught। पीरियोडिक टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल मतलब कि वापस से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है उसका नेचर का, ठीक है, ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड पीरियोडिक, ये पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने बार वो चेंज करता है पूरी साइकिल को, ठीक है, उसके इस कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। तो हमारे घर में जो बिजली आती है उसमें कितनी होती है 50 हर्ट्ज, समझ में आ रहा है, कितने साइकिल 50 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। और यूएसए में मैंने कितनी बार बताया है 60 हर्ट्ज। और वोल्टेज कितना होता है यूएसए में, इंडिया में 220 वोल्ट, ठीक है, ये सब पहले से पता है ना, पहले ही बता दिया था मैंने, एक दिन तो समझा भी रहे थे कि अमेरिका से अगर आप कुछ भी लेके आएंगे तो इंडिया में काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, ठीक है। आगे बढ़ जाए बेटा, इसमें 90% तुम्हें पता है, इसमें लिखना क्या है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अल्टरनेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर करंट टू बी अल्टरनेटिंग, ठीक।
आगे देखिए अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव और अगली हाफ क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये सिंपल एक चीज है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका कभी वो एसी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था अल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब ही अपोजिट पोलैरिटी, और अगर वो ऐसा एक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा तो पोलैरिटी बदलेगी नहीं, और पोलैरिटी बदलेगी नहीं इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो डीसी की तरफ जाएगा, डीसी नहीं कह सकते। क्यों? डीसी की एक बड़ी प्रॉब्लम है, देखो आप जब डीसी का ग्राफ देखोगे ना बेटा, फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो उसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड रहेगा। अब अगर ये आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाया है मैंने, ठीक है, तो क्या होगा, एक वैल्यू रहेगी आई नॉट और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, अभी तुम्हें रेक्टिफायर पढ़ाएंगे ना तो तुम्हें समझ आएगा, डीसी तो नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे कि हाँ भाई डीसी की तरह है ना, बिकॉज ऑफ दिस गैप, ये गैप की वजह से वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक। लेकिन ये एसी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अपन एक कैपेसिटर लगाते हैं और उससे हमें मिल जाता है आउटपुट में क्या मिल जाता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने ग्राफ बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग वहाँ सीखेंगे रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कैसे करते हैं, इसी चैप्टर में देखो थोड़ा सा पढ़ने को आपको मिले। पहला क्या है, सिंपल एसी, ठीक है, साइनसॉइडल है। ये क्या है, ट्रायंगुलर एसी है। यहाँ पर भी देखो पोलैरिटी चेंज हो रही है, क्योंकि अल्टरनेटिंग देखो पोलैरिटी आपको मिल रही है, लेकिन जो आपका कर्व है वो क्या देखिए आपका बहुत सडन चेंज दिखाता है, ठीक है, और फिर डिक्रीज हो गया, फिर ये देखिए ये होगा एक पॉजिटिव का पीक और एक नेगेटिव का पीक, ठीक है। अब मैं बदल दूंगा क्योंकि समझ में आ गया है आपको कि पीक का मतलब क्या है, ठीक है। साइकिल अपोजिट जब होगी तो अपोजिट का ये मैक्सिमा ही है दोनों, ठीक है, कि मैक्सिमम अपोजिट पोलैरिटी में कितना जा सकता है, गेटिंग। तो ये ग्राफ ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका होता है एक स्क्वायर वेव एसी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपका एक टाइम पर बहुत सडन चेंज देखने को मिल रहा है आपको। कौन सा, जो आपको स्ट्रेट लाइन, जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिल रही है वहां पे ध्यान से इसको मार्क कर लो, ये देखो इस पॉइंट पर सडनली ये अगर पॉजिटिव था तो ये सडनली क्या भागेगा, नेगेटिव, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इससे आपके डिवाइस को इफेक्ट होगा। अरे सडनली हम आगे भाग रहे थे, कोई खींच दिया हमको पीछे की तरफ, है ना। तो ये नेक्स्ट आपका शॉर्ट बूथ वेव होता है। इसमें भी देखो ध्यान से, पहले सडनली इंक्रीजिंग और सडनली फिर ड्रॉप होगा और फिर से, तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव। एसी क्यों है मैं बता रहा हूँ, एसी के अलग अलग टाइप में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नॉट एसी है, जो भी मैंने पहले रेक्टिफायर का ग्राफ बनाया था उसमें ही समझा दिया था कि एसी कभी नहीं हो सकता, बिकॉज सारे पॉजिटिव साइकिल ही मिल रही है। इसमें भी एसी नहीं है, क्यों, मैग्नीट्यूड देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या बोला था, पहला ही कंडीशन जो दी थी आपको उसमें लिखा था एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के कांस्टेंट चाहिए, देखो नीचे झुक रही है लाइन, झुक रही है ना नीचे, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ये एसी नहीं हो सकता, ये तो भैया डिक्रीजिंग करंट है, कुछ भी हो रहा होगा इसमें, चेंज आ रहा होगा, बट दिस इज नॉट एसी, एसी में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, एसी डीसी को मिला दिया तो क्या हो गया, सारे पॉजिटिव साइकिल चले गए, तो अब ये प्योरली एसी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर डीसी की वजह से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ऊपर तो आ गया, लेकिन देखो इसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे सकता है, ठीक। जब पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, देखो प्लस आई नॉट जब इधर रहेगा और एसी का भी प्लस रहेगा तो वो ऊपर चला जाएगा पीक की तरफ, और जब एक माइनस हो जाएगा तो नीचे, ठीक है। अब ये इसका डीसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया होगा इसीलिए शिफ्टिंग हो गई, नहीं तो नेगेटिव वाले में 0 पे भागता है ना, लेकिन 0 पे नहीं भाग रहा है, इसका मतलब डीसी बहुत हाई होगा, ठीक। एक सिंपल तरीका है समझने का, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक। आगे लिखिए नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, लिखिए द मीन वैल्यू ऑफ एसी, द मीन वैल्यू ऑफ AC over any half cycle, पता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचेंगे तो चीजें बहुत कठिन लगेंगी। इस चैप्टर में आपसे रिकमेंड करूंगा कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस पे रहिए। इंग्लिश आती है बेटा, बेटा बोल रहा है यहाँ पर मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज होता है, एवरेज होता है बड़े भाई, ध्यान से देखो, कोई भी जो समझ में बेस्ट ग्राफ लगे, मुझे तो ये लगता है साइन वाला। एवरेज का मतलब क्या है, क्लियरली बता रहा है कि हर इंस्टेंट टाइम पे जितने भी टाइम है 0 से t/2 हाफ साइकिल मान लेते हैं, टोटल टाइम पीरियड कितना है t, उस पे रिपीट होगा, हाफ टाइम पे मानते हैं। तो यहाँ पर देखो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, मुझे i की मिल रही ना भैया। तो मैं एक कह सकता हूँ ये i1 है सर, ये i2 है, ये i3 है, ये i4 है, ये i5 है, i6 है, ऐसे ढेर सारे होंगे। 50 से तो 50 बार आएगा, है ना, 50 का आधा करेंगे तो 25 मिलेगा हाफ साइकिल में। हमें सिर्फ उतनी बात करनी है, वो हम ले लेंगे, हम तो उससे भी लेवल छोटा करेंगे, ठीक है।
तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर में है, किसी भी साइकिल में दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट नेचर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एवरेज ऑफ फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो। इसलिए जब मीन निकालते हैं तो हाफ साइकिल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? हाफ साइकिल निकालते हैं। पहली चीज तो अपन जो कह रहे हैं ना मीन वैल्यू, उसका मतलब ये है, चाहे वोल्टेज निकालो चाहे करंट निकालो, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई डीसी तो है नहीं कि हर टाइम पर कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, बदल रही है ना। अरे स्टेबलाइजर वो पीछे लगा हुआ है, देखो उसकी रीडिंग बदलती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर पे, ठीक है, फ्लक्चुएशंस होती ही होती हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि एसी में एक चीज तो क्लियर हो गई कि मीन निकाल के ही आप एक अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं कि भैया इतनी वैल्यू तो मेंटेन रहेगी, मिनिमम ये है, ठीक है। कोई भी वैल्यू चेंज हो रही है आपकी एक मीन वैल्यू तो आएगी। मीन तभी निकालते हैं जब 10 अलग अलग वैल्यूज हैं, हमें निकालना है कि अंदाजन सबके पास कितनी वैल्यूज आ रही है। जैसे क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, ठीक है, मुझे क्लासरूम का एवरेज स्कोर जानना है कि मेरे बच्चे सबको मिला लें तो सबसे कम नंबर कितना आएगा, या सबका अंदाजन कितना नंबर आ रहा है। तो किसी का 100 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 80 होगा। तो मैं एवरेज तभी निकालूंगा जब मुझे एक जजमेंट करनी है कि मेरी क्लास का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो उसी तरीके से मीन निकालते हैं। तो यहाँ मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर टोटल निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, किससे कंपेयर कर रहे हैं? डीसी से, ठीक है। विच वुड सेंड same amount of charge through a circuit, same amount of in circuit, ठीक है, as is sent by the AC, as is sent by AC through the same, ठीक है, in same time, अब मेरी बात तुम सुनो, पूरा पढ़ा, अब मैं एक बार समझाता हूं। कह रहे हैं जो मीन वैल्यू आप निकालेंगे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक डीसी सोर्स से, जो कि किसी एक सर्किट में जितना भी आपका सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो, डीसी जो करता है, अगर तुम एक डीसी को एसी सोर्स से रिप्लेस करते हो और जो उसका मीन निकालोगे, वो मीन डीसी जितना चार्ज फ्लो करा रहा है सेम टाइम में सर्किट के अंदर, उतना ही चार्ज एसी का मीन वैल्यू भी रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हमें डीसी इक्विवेलेंट से एक वर्ड यूज करना, डीसी इक्विवेलेंट, डीसी नहीं है, डीसी के जैसा, तो मैं कहूंगा डीसी के जैसा, मैं कहूंगा मीन वैल्यू ऑफ द एसी निकालेंगे हाफ साइकिल में, तो आपको डीसी जितना चार्ज फ्लो करवाता उतना ही उसी के इक्विवेलेंट आपका एसी का मीन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्विवेलेंट है, एक नहीं है, इक्विवेलेंट है, बार बार बोलता हूं इक्विवेलेंट है। लिखिए इसमें मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू वैरिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट क्या है 0 से t/2 हाफ साइकिल, फिर जो टाइम पीरियड है 0 से t/, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी थी? I0 sin ओमेगा t या फिर cos ओमेगा t, दोनों कर सकते हैं। तो सिंस I इज इक्वल टू क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर I0 sin ओमेगा t, तो अपन इसमें पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 0 से t/2 I0 sin ओमेगा t dt अपॉन आ जाएगा 0 से t/2 dt, ठीक है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2I0 बाई ओमेगा, इंटीग्रेशन कर पाओगे कि मैं करूं? सिंपल है, I0 बाहर ले लोगे, sin ओमेगा t का हो जाएगा माइनस cos ओमेगा t, और ओमेगा एक्स्ट्रा है तो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में आता है,
तो आपका इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा, ठीक है। फिर आप इस पे क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, और नीचे क्या है t बाई टू, देखो इधर क्या आएगा, इसको करोगे dt है ना, t आएगा, तो t बाई टू माइनस 0 आएगा ना, तो 2 ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा t, और यहाँ लिख दूंगा मैं माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से ओमेगा टी 0 से t बाई टू, ठीक है। ठीक, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 2 आई नॉट बाई पाई, ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी, जिसको नहीं आ रहा है उसके समझा देता हूं। इधर देखो, पहले t बाई टू पुट करोगे तो आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल t बाई टू, ठीक। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ होता है 1 अपॉन टी, मतलब 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा कॉस पाई माइनस कॉस पाई। फिर जब 0 पुट करोगे तो माइनस और माइनस कॉस का जाएगा प्लस कॉस 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो इधर भी आ जाएगा उधर भी आ जाएगा, माइनस माइनस इधर तो प्लस 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 2 हो जाएगा। जिसको नहीं आता है फिर उसके लिए मैं कर सकता हूँ, सॉरी, हाँ करें, चलो देखो कोई बात, 2 आई नॉट, ये है आपका ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी इंटू यहाँ क्या था टी, कट जाएगा भैया। अब फाइनल माइनस इनिशियल माइनस कॉस क्या है ओमेगा, क्या आ जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी की लिमिट क्या है कैपिटल टी बाई 2, 2 कट गया, माइनस ऑफ माइनस कॉस क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं फिर भी। अब ये बताओ t 0 है तो ओमेगा की वैल्यू पुट करने का मतलब नहीं है, ये cos 0 लिख सकता हूं ना मैं, ठीक। तो ये क्या आ गया i नॉट अपॉन पाई, और इधर क्या आ जाएगा माइनस cos पाई कितना होता है -1, माइनस ऑफ -1 भैया, ठीक। cos 0 क्या होता है +1, और ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos 0 कितना है +1, क्या लिखूंगा इसको, सीधे +1 लिखूंगा, ये भी +1 ये भी +1, कितना हो जाएगा 2, कितना है 2 आई नॉट बाई, आया कि नहीं आया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर तुमसे बोल दिया गया निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बताइए, तो वहां क्या आ जाएगा -2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है ना। फुल साइकिल के लिए क्या लिखेंगे 0, ठीक है, लिखिए लिखिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक वो लिख के टेबल बना देता हूँ, ठीक है, छोटा सा टेबल, ये क्या है फुल साइकिल, ठीक है, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या है नेगेटिव हाफ, क्या है यहाँ पर 0, यहाँ क्या आएगा 2 आई नॉट अपॉन, अभी डेरिवेशन किया, पाई यहाँ क्या आएगा -2 आई नॉट अपॉन, इज इट ओके। लो भाई ये भी दे दिया आपको मैंने, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ अगली स्लाइड पर, हटा दें इसको, ठीक है। देखिए अभी अपन मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ बात करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट। अगर आप निकालोगे मीन ऑफ साइन थीटा, जितनी वैल्यू होती है मीन ऑफ साइन टू थीटा, ये क्या आएगा 0 ग्राफ, क्योंकि इसका कैसे बनता है, इसके एक पीरियड के अंदर साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये आपका जो एरिया है, अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, और दोनों का एरिया क्या होगा बराबर, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। सिमिलरली फॉर कॉस ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ। तो यहाँ से ये अगर देखोगे तो दो पॉजिटिव ये मिलके किसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी 0। तो यहाँ पर लिख लीजिए cos थीटा के लिए क्या आ जाएगा, ये भी 0। लेकिन जब आप साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा यहाँ cos 2 थीटा भी तो हो जाएगा। ठीक है, और इवन sin थीटा इंटू cos थीटा में क्या आ जाएगा 0, बट sin स्क्वायर थीटा का मीन, क्योंकि नेगेटिव को ही बना देगा पॉजिटिव, और cos स्क्वायर थीटा का मीन ये होता है 1/2, ऐसे किया जाता है। ठीक है, 1/2। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स आवर मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, i मैक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा इस केस में, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्स। ठीक है, i इज इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्स। और कितने फॉर्म हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, एक हो सकता है i इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा। तो जो i मैक्स हो जाएगा इन दिस केस, i मैक्स विल बी इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है i इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो i मैक्स हो जाएगा बेटे इस केस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 केसेस बता दिए मैंने। ठीक है, 4 बताए कि 3 बताए? 4 बता दिए, एक और लिखो, i इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, i इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, i मैक्स इस केस में भी रहेगा a। ठीक है, बस ध्यान रखना a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जो कई बार आपको देखने को मिलेगा, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, हो गया। एक मिनट, ठीक है सर। अब बात कर रहे हैं अपन रूट मीन स्क्वायर। लिखिए लिखिए इसको, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज वैल्यू ऑफ DC, इट इज वैल्यू ऑफ DC which would produce the same heat, which would produce the same heat कहाँ होता है, रेजिस्टेंस के। ठीक है, in given resistance, in given time, in given resistance, in given time, as is done by AC, as is done by AC। ठीक है, when passed through the same resistance in, मच्छर बच गया था है ना, as क्या बोल रहा था, as is done by AC लिख दिया। ठीक है, when passed through the same resistance, passed through the same time। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, हम पहले सुन लो इस, ये क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ DC। किसकी बात करें, पिछली बार AC से DC का इक्विवेलेंट कर रहे थे, इस बार DC से AC इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इट इज वैल्यू ऑफ DC किसी रेजिस्टेंस जिसका मान लो R है, जिसमें हमने अपने
टाइम t के लिए हमने करंट फ्लो कराया तो एक हीट निकल जाएगा। हीट का फॉर्मूला क्या था, H=I²R_T निकाल सकते हैं, मतलब हीटिंग हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अच्छे से पता है, ठीक है। तो कह रहे उतनी ही हीट अगर प्रोड्यूस करनी है किससे, AC से, तो आपको AC का RMS वैल्यू पता होना चाहिए। समझ में आया, सिंपल था, नहीं समझाना। क्या किया मैंने कहा मान लो डीसी में मैंने I करंट फ्लो करवाया t टाइम के लिए रेजिस्टेंस R से, तो मैंने हीट जो प्रोड्यूस हुई वो कितनी थी, I²R×T। मैंने कहा मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करनी है लेकिन AC का यूज करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। ये वो वैल्यू होगी जिसके लिए आपका सेम हीट प्रोड्यूस होगा किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, अगर आप सेम टाइम के लिए AC फ्लो करवाते हो। समझ गए? चलो अब लिख लो इसका फॉर्मूला। तो IRMS = होता है, अब नाम में रूट है तो रूट तो लगेगा, है ना, याद है। फिर क्या हो जाएगा, 0 से जो भी है आपका टाइम साइकिल, ठीक है, I²dt अपॉन 0 से t dt, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसके 3 नाम होते हैं, एक हो गया RMS, ठीक है, एक क्या हो गया आपका RMS वैल्यू, एक हो गया आपका एपरेंट वैल्यू, और लास्ट आपका जो तीसरा नाम है वो है आपका वर्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये तीनों नाम जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपका RMS वैल्यू निकालनी है फॉर I=I0 sin ओमेगा t, तो अपन इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, नहीं पहले रूट लगा लेते हैं क्योंकि इंटीग्रल तो 2 बार लगाना है ना। क्या आ जाएगा नीचे, ऐसे नीचे से t लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, 0 से t वाला, ठीक है, लेकिन चलो पूरा लिखते हैं, 0 से t dt, ऊपर क्या आ जाएगा, 0 से t I² की जगह क्या आ जाएगा, I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर dt। सही लिखा ना मैंने, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे यू विल गेट I0/√2, ठीक। पहले ब्रैकेट ओपन करोगे आपको मिल जाएगा I0² sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक। तो आपको एक्चुअल में क्या करना है ना, आपको एक बेसिक मैथ में अगर आप चाहोगे तो वहां मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा dt आना चाहिए, d थीटा आना चाहिए, ठीक है। ये आता है तो आप कर लेंगे वैसे ही, ठीक। तो मैं अभी कर देता हूँ, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो। प्रूफ मैं कर रहा हूँ, प्रूफ वैसे आता नहीं है कहीं, लेकिन मैं आपके लिए करवा देता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे स्क्वायर करेंगे कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे तो I² बाहर हो जाएगा, नीचे क्या है कैपिटल T आएगा, तो I²/T तो अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे ऐसे, I0² बाहर आ गया और इंटीग्रल आ गया आपका sin स्क्वायर ओमेगा t dt 0 से t। सही कर रहा हूँ क्या? तो अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम सर डिग्री की है सर, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको लीनियर कैसे बनाए, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम अगर चाहें इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो मैं आप यही करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर चाहे तो I0 को बाहर ले सकते हैं, लेकिन चलो अभी रहने दो, ठीक है। ये जाएगा I0 स्क्वायर बाई कैपिटल T। किसी को नीचे कैपिटल T समझना है तो पूछ लो भाई, यार सिंपल है, dt का इंडिकेशन T होता है, लिमिट पर करोगे t माइनस 0 t ही आएगा, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली कर दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रल लगा दूंगा 0 से कैपिटल T, ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, और यहाँ जाएगा dt, ठीक है। अब तो हो जाएगा ना, अब एलसीएम स्प्लिट किया जाएगा और उसको 2 बार आप सॉल्व करेंगे, तो cos 2 ओमेगा t का आंसर क्या आ जाएगा, sin 2 ओमेगा t, ठीक। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ओमेगा t क्या दे देगा, 2 ओमेगा दे देगा, यही तो होगा ना भाई। यस सर। और जब आप सॉल्व करेंगे तो जब पुट कर देंगे ओमेगा की वैल्यू और t की वैल्यू, लिमिट पुट कर देंगे, सॉल्व करके क्या मिलेगा, I0/√2,
जगह है, मैं यही प्रूफ कर दूं क्या ऊपर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी लोगों के चेहरे उड़े हुए हैं। तो आई नॉट स्क्वायर को भाई साहब मैं बाहर ले गया, ठीक है। रूट के अंदर क्या बचेगा 1/कैपिटल T, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए पहले एलसीएम को स्प्लिट करोगे, तो मैं यहाँ पर लिख के इसको मिटाने वाला हूँ भैया, ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, तो एलसीएम स्प्लिट करोगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है भैया। बाहर dt है तो dt दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, dt यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ भी लग जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ भी, लिमिट वही सेम यहाँ लगेगी, वही सेम यहाँ लगेगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यही सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 नंबर है, बाहर ले लोगे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फिर से यहाँ पर सॉल्व करोगे क्या बचेगा t/2 लिख दें सीधे, तो मैंने यहाँ पे से ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिख दिया स्मॉल t/2 माइनस, अब दूसरे वाले को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, ऊपर से वैल्यू पुट करूंगा, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये 1/2 बाहर ले लीजिए सर, देखिए 1/2 बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt, मैंने क्या सिखाया था, इसको आप t मान लो, cos t का हो जाएगा ना sin t, लेकिन t लिखेंगे नहीं, हमने माना है, तो अपन क्या लिखेंगे फिर सर, लिखेंगे 1/2, ये लिमिट रहने दो, ठीक है, और अंदर क्या लिखेंगे sin जो ओरिजिनल था 2 ओमेगा t, अब जिसको माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 ओमेगा t को t के रिस्पेक्ट करोगे, t गायब हो जाएगा, 2 ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2 ओमेगा, उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से t, ठीक है। sin 0 तो 0 ही होता है ना, तो ये आ जाएगा 1/2, ये sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा कैपिटल T, और नीचे क्या है 2 ओमेगा, यहाँ तक ठीक है। यही तो आएगा ना, लिमिट ही पुट कर दी हमने, लेकिन अभी मैं लिखूंगा नहीं, लिखूंगा मैं ऐसे ही, कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ लिखूंगा sin 2 ओमेगा स्मॉल t अपॉन 2 into 2 ओमेगा, नीचे से सिर्फ वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर रहे हैं, और एक पूरा ब्रैकेट लगाऊंगा, उस पे क्या कर दूंगा, लिमिट लिख दूंगा, ठीक किया मैंने। अब लिमिट पुट कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल T/2 माइनस 0, और यहाँ जाएगा माइनस लगा हुआ है, एक ब्रैकेट और लगा लो तुम्हें अगर पसंद हो तो, लो लगा दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एक बार पुट कर दोगे तो आएगा sin 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 4 ओमेगा, और एक बार आ जाएगा माइनस में 0, तो 0 का मतलब है नहीं sin 0 0 होता है, तो लिखना तो डायरेक्टली बस t की स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर दो, सेम चीज आ जाएगी, तो ये आ जाएगा I नॉट अंडर रूट कैपिटल T/2 माइनस, एक बाहर भी कैपिटल T है 1/t, ठीक है, माइनस sin 2 ओमेगा की जगह 2π कैपिटल T इंटू कैपिटल T, ये गया कट, नीचे क्या था 2 इंटू 2π/t, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, देखो 2 इंटू 2π यहाँ भी गया और यहाँ भी गया, और सिर्फ बचेगा क्या t बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा t तो बचेगा ना इस केस में, ठीक, कि सब कट गया। सर आपने साइन की वैल्यू को काट दिया। हाँ मैंने गलत किया है, माफ करना, अरे यार सही बात है, ठीक है, बाकी सब सही है, कट पिट नहीं करेंगे, बस अंदर वाला तो कट जाएगा ना, हाँ ये तो, लेकिन फिर भी 0 होने वाला है बेटा, देखो 2 इंटू 2π है ना, 2π के मल्टीपल में क्या होता है 0 ही तो आता है साइन, 0 और 2π पर 0 है ना, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही चला गया है ना, ये क्या हो गया 0 हो गया, इधर क्या बचेगा 1/t अंदर जाएगा तो बचेगा क्या 1/2, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे ये t कट गया, ठीक, बचेगा रूट 1/2 यानी कि 1/√2, ठीक। तो इसको सॉल्व करके पहुंचेंगे कहां, फिर से वहीं पहुंच गए, I0 हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ, जिसको नहीं आया प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलो कहाँ नहीं आया बताओ, अरे जल्दी बताओ यार, टाइम बचेगा, कौन सा वाला स्टेप नहीं आया, नहीं आया वो तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ, तो काहे झूठ बोल रहे हो, टाइम बचाओ। ये वाला आया, ये नहीं आया, इसको 2 हिस्से में सॉल्व किया मैंने, पहला हिस्सा पीछे से लेकर के आए, यहाँ पर यहाँ शुरू किया, पहले मैंने इसको सिखाया तुम्हें कि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt को कैसे लिख सकते हैं, तो पहले ये समझो, ये समझ में आ गया,
इस पे पूरा इंडिकेशन लगा था, तो पहले अंदर वाले को अलग अलग कर लिया, तो इंडिकेशन दोनों में चला गया, तो दो हिस्से में लिख लिया, ठीक है। एक आ गया 1/2 dt और एक आ गया cos 2ω/2 dt, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन लगाया तो नंबर पे इंटीग्रेशन तो लगेगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट क्या है, t और 0, तो t - 0 क्या होगा, एक बार हायर लिमिट पुट करते हैं, एक बार तो स्मॉल t की वैल्यू एक बार कैपिटल T हो जाएगी, एक बार 0 हो जाएगी, तो t - 0 क्या बचेगा t, और नीचे 2 था ही तो t/2 आ गया। तो भैया यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल t/2, लिमिट नहीं पुट करी, ठीक है। पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया। फिर दूसरा हिस्सा क्या है, cos 2ωt, ये पूरा यहाँ सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करके कितना आया था, 1/2 sin 2ωt/2ω। ये पूरा उठा करके हमने स्मॉल t के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, क्यों, क्योंकि लिमिट मैंने नहीं पुट करी थी। लिमिट जब मैंने यहाँ पुट करी तो मैं सामने पुट करी है, ये 2ω, ओमेगा क्या होता है 2π/कैपिटल T, हमने पुट कर दिया ना, तो यहाँ tt कट जाएगा, देखो लिमिट पुट कर दी, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 × ओमेगा था 2π पे। अभी ये इसको सॉल्व करना नहीं पड़ा, क्योंकि sin 4π0 होता है, sin 4π0 होता है। कैसे पता, बेसिक में पढ़ाया था कि भाई वापस से 2π पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, वो वाला पार्ट 0 हो गया। इधर वाले में एक ही लिमिट थी t, अब 0 क्यों नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ तुम लोग कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 मैंने कहीं सॉल्व नहीं किया, क्योंकि 0 क्या सॉल्व करना, -0 में तो गायब ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ t पुट किया, तो t का स्मॉल t बन गया कैपिटल T/2, समझ गए। अब ये वाला पार्ट 0 हो गया, बचा सिर्फ t/2। मैंने ब्रैकेट ना खोल करके बाहर से काट दिया, क्योंकि मैं बात कर रहा था आप लोगों से, आप लोग समझ पा रहे थे, समझ गए, इसलिए तो मैं कंफ्यूजन हो गया। ये t कैसे कट गया, बाहर से काट दिया, बाहर से नहीं काटा। एक स्टेप करेंगे, t/2 - 0, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये 1/t अंदर जाएगा, तो बचेगा सिर्फ t/2, वो t कट जाएगा, बचेगा 1/2, और इस पूरी वैल्यू में सिर्फ बचा 1/2, और ऊपर क्या लगा है, रूट, तो √1 तो कुछ होता नहीं है, बचा नीचे से √2, तो आ गया 1/, और बाहर क्या बैठा हुआ है, I0, तो बन गया I0/, इतना ही किया बेटा मैंने बस, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक टेबल बना के दिया है आपको मैंने। अगर आपका फंक्शन I = I0 sin ωt है, तो आपका एवरेज क्या आएगा 0, पीक क्या आएगा, और RMS और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो सिंपल अभी किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर I = I2 = I0 sin ωt cos ωt, ये क्यों पढ़ा रहे हैं पता है, इसीलिए मैंने ये पढ़ा दिया था पहले ही। इसमें भी आपका ये AC सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बदल जाएगा, पीक बदल जाएगा I0/2, और RMS बदल जाएगा I0/2 √2, क्वेश्चन में फंसाने के लिए होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो जाएगी, 2ω। अब तीसरा, ये आपको फॉर्म याद नहीं आ रहा होगा, A sin θ + B cos θ लिखवाया था मैंने AC के लिए, तो अब A क्या हो गया, I0, और B कितना हो गया, और इसकी P क्या हो गया, √A² + B², A B दोनों सेम है, इसीलिए I0² + I0 क्या हो जाएगा, √2 I0², I0 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, √2 I0। RMS, क्योंकि I0/√2 करते हैं, √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, I0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ गए। तो मैंने आपको 3 स्पेशल केसेस भी अभी पढ़ा दिए। नेक्स्ट है आपका कि मेजर कैसे करते हैं भाई, AC को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर मेजर्ड बाय AC मीटर एंड AC वोल्टमीटर। DC के लिए अलग होता है, AC के लिए अलग होता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। ये किस पे, हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब वो किसको मेजर कर रहा होगा, RMS को मेजर कर रहा होगा। तो DC में जो हीट जो आपका, इसका मतलब सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसमें हीट डिसिपेशन हो रहा है, और उस हीट को मेजर करके बताया जा रहा है कितनी रीडिंग होगी। समझ में आ रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ये डिजाइंड होते हैं, AC एमीटर या फिर AC वोल्टमीटर, वो कैसे मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट किस पर बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब वो हीट को सेंस करके बता सकते हैं कितना आपका AC करंट होगा या AC वोल्टेज सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। इसलिए क्या कहा जाता है, इन दोनों कहते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट कंपैरिजन कर दिया आपका कि आपका DC मीटर और AC मीटर, ये क्या है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था ना गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, किसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम क्या है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ये किस पर बेस्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ये किस पे, हीटिंग इफेक्ट पे। यहाँ पर क्या मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू। यहाँ क्या करते हैं, पहले बता दिया RMS वैल्यू, ठीक।
यहाँ पर AC सर्किट देन दे रीड 0 क्योंकि वहां पर एवरेज की बात हो रही है। एवरेज क्या आएगा हमेशा DC में 0 आएगा ना। अगर AC में कनेक्ट कर दोगे DC मीटर तो वो नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव दोनों को ऐड कर देगा, आंसर क्या जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0। डिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पर डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर AC या फिर DC मीटर वर्क करता है प्रॉपर्ली क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। और RMS वैल्यू क्या होती है बेटा, वो इक्विवेलेंट होती है DC करंट जब फ्लो कराओगे जितना हीट वो करेगा एक्सट्रैक्ट उतना ही AC करंट का RMS वैल्यू भी करेगा। इसीलिए दोनों में ये काम करता है और ये दोनों में काम नहीं करता है। समझ में आया। नीचे क्या है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो रूट मीन स्क्वायर की स्क्वायर टाइम्स वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, ये लीनियर कभी नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री क्या होगी 1 से ज्यादा। मैंने सिखाया है कि डिग्री क्या है, अगर 1 है तभी आपका स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, नहीं तो कभी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या यहाँ पर एक्सपोनेंशियल। नॉन यूनिफॉर्म सेपरेशन होता है इनमें, पता है कैसे, मीटर की बात कर रहे हैं। ये अगर ऐसे मीटर है, यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ देखो स्टार्टिंग में करीब करीब होगा, बाद में गैप बढ़ता जाएगा बिकॉज डिफ्लेक्शन स्क्वायर टाइम्स है। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा ना, स्क्वायर टाइम। मान लो कि 1 था तो लीनियर हो गया, 2 पर ये 4 टाइम होगा। क्या ये बराबर गैप पर रीडिंग दे पाएगा? उसकी नीडल भाग जाएगी तो रीडिंग गलत है। इसीलिए इनके बीच में गैप यूनिफॉर्म नहीं होता, यहाँ पर लेकिन यूनिफॉर्म होता है। ये तो भैया सिंपल है ना, डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे नीडल भी डिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक। अरे ये करंट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एम। तो यहाँ डिवीजन देखो 5 1 2 3 4, यहाँ 1 4 9 16 और स्क्वायर टाइम है ना। करंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। समझ में आया? इस तरीके से इसमें कुछ खास नोट करने जैसा नहीं है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना ही है तो ये लिख लो, स्केल का सेपरेशन के ऊपर ये डिफ्लेक्शन वाली बात लिख लो और ये AC पे वर्क करता है। ये बाकी बोर्ड्स वाले बच्चे लिख सकते हैं। नॉलेज लेकिन बहुत जरूरी है सबके लिए। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आखिरी वाले। ठीक है, डिवीजन के बारे में जानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अच्छे से कॉमन सेंस वाली बात है, ये पता है तो ये ऑटोमेटिकली सबको पता है। जिसको नहीं रटा जा रहा है उसको रटो भाई, तो फिर लिखो पूरा। ठीक है, हाँ ये जरूर लिख लेना यार, वर्किंग ये वाला लाइन ये भी मत छोड़ देना। ये तो ये वाला पैराग्राफ तो लिख लो। वो लिख लिया? चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फेज एंड फेज डिफरेंस, जिससे सबको डर लगता है ना सर। आज मैथ्स की भी क्लास है। अच्छा हाँ, चलो ठीक है। तो यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे मंडे को, है ना। हाँ, मंडे को एक्स्ट्रा क्लासेस है बेटा। मंडे से लेकर के सैटरडे तक 10 बजे से 2 बजे तक डेली फिजिक्स की क्लास होगी, 12th क्लास। फिर छुट्टी। फिर शाम को जो आपका फिजिक्स नहीं होगा, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो तो होंगे। ठीक है, तो बेटा वो पढ़ना पड़ेगा, आपका तो लेना पड़ेगा ना। दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, सिलेबस बहुत खराब होने वाला। अगर अभी छुट्टी कर देंगे तो फिर बाद में कहोगे सर सिलेबस नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इस हफ्ते पढ़ लो, इसके बाद वाले हफ्ते में छुट्टी पड़ रही है, फिर 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं देंगे। नहीं मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे हाँ वेडनेसडे को भी छुट्टी है। वेडनेसडे को क्या है, वो है भाई दूज पड़ रहा है ना, तो 3 दिन की वीक में और संडे इंक्लूडिंग 4 हो गया। इतनी लंबी छुट्टी तो यार बड़ा कष्ट का है। तो इस 6 दिन के अंदर 24 सेशन पढ़ाएंगे, 4-4 घंटे डेली। ठीक, और खाना पीना लेके आइए, आराम से बैठिए, खाते पीते पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, थाली वाली ले आना, सजाना, हम भी सिर्फ एक एक खाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, एनर्जी का संचार बना रहेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।